गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी पिछले पीरियड में अपन वृत्त के बारे में जानकारी ली थी और वृत्त में अपन 1, 2, 3 बिंदु से होकर जाने वाला वृत्त के बारे में जानकारी ली। 1, 2 या 3 बिंदु में से एक बिंदु में से असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदु में से भी असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 बिंदु से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है और 3 से ज़्यादा बिंदु से नहीं खींचा जा सकता। वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा, ये जो आकृति दिखाई गई है इसमें स्पर्श रेखा जो है दूसरी आकृति में है और छेदन रेखा जो है वो तीसरी आकृति में है। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या जो है परस्पर लंब होती है। तो केंद्र पर मतलब केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये प्रमेय के बारे में जानकारी अपन। उसका विलोम, उसके बारे में अपन जानकारी ली कि वो त्रिज्या पर जो भी रेखा लंब होती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय जो है मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु से डी, जो बाह्य बिंदु है उससे खींची गई स्पर्श रेखा है डीपी और डी क्यू, ये समान लंबाई की होती है, सिद्ध करना होता है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। उसके बाद ये जो उदाहरण है आकृति में, सी केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी और ए बी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। इस जानकारी के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे अपने को, सी ए और ए बी समान है, सी ए त्रिज्या है और ए बी अपने को दिया था 6, तो इसलिए बी सी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अपन बी सी ज्ञात किया। उसके बाद ए बी सी के माप, कोण ए बी सी जो है उसका माप कितना अंश है ये ज्ञात किया। मतलब त्रिज्या लंब स्पर्श का, इसलिए वो 90 अंश का कोण होता है और ए सी और सी ए बी बराबर है, इसलिए वो कोण भी समान होगी, सर्वांग समभुजाओं के सम्मुख कोण। ये जो आकृति इसमें यहाँ पर अपने को ज्ञात करना था कि कोण एम आर ओ का माप कितना होगा, स्पर्श रेखाखंडों की लंबाई कितनी होगी। ये जो जोड़ा गया है ओ एम और ओ एन जोड़ा, तो उससे पाइथागोरस प्रमेय से अपन ज्ञात किया एम आर और आर एन ज्ञात किया और एम आर जितना है उतना ही आर एन आया। और अन्य जो कोण है वो कोण ओ एम आर और ओ एन आर समान है, कारण प्रत्येक स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अन्य कोण अपन ज्ञात किया, उसमें एम आर एन कोण कितना आया, 60 आया। मतलब एम आर ओ 30 और एन आर ओ भी 30, 30 + 30 60। मतलब ओ एम दिया था 5 सेमी और क्यू आर दिया, ओ आर दिया था 10 सेमी। इसलिए विकर्ण यदि भुजा से दुगुना हो तो उस भुजा के सम्मुख कोण जो होता है वो 30 अंश का होता है, 30, 60, 90 के प्रमेय से। रेख आर एम और आर एन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। मतलब यहाँ पर जो है स्पर्श रेखाखंड है और दोनों त्रिभुज जो है वो अपने को यहाँ पर समद्विभाजक, मतलब कोण जो है रेख ओ आर जो है कोण एम आर एन और कोण एम ओ एन की समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना था। तो इसमें ओ एम और ओ एन दोनों त्रिज्या समान थी, आर एम और आर एन ये भी समान थे, कारण स्पर्श रेखाखंड समान लंबाई के होते। और तीसरी जो भुजा है ओ आर समान ओ आर थी और ओ एम आर 90 अंश का, ओ एन आर भी 90 अंश का होता है। तो इसके आधार से ये भी अपन सिद्ध किया था। अभी आकृति में आर तथा एस केंद्र वाले 2 वृत्त है, वो दोनों पहली आकृति में दोनों बाह्य स्पर्श वृत्त है और बाह्य स्पर्श वृत्त हो तो उनके केंद्रों के बीच की यदि दूरी ज्ञात करना हो आर टी प्लस टी एस, इनका योगफल करना पड़ता है। यही किया अपन आर टी प्लस टी एस। और दूसरी आकृति में दोनों जो है वो अंतस्पर्श वृत्त है। अंतस्पर्श वृत्त हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी जब ज्ञात करनी पड़ती है तभी घटाना पड़ता है, मतलब बड़ी त्रिज्या से छोटी त्रिज्या को घटाया जाता है। कभी कभी व्यास दिया जाता है तो व्यास को भी योगफल करने का, उसका 2 से भाग देने का। बड़े व्यास में छोटा व्यास घटाकर भी 2 से ही भाग देना पड़ता है। मतलब अंतस्पर्शी हो तो घटाना पड़ता है और बाह्य स्पर्शी हो तो जोड़ना पड़ता है, ये ध्यान में रखो।
तो अभी देखो, ये अपने को एक उदाहरण दिया था, इसमें त्रिज्याएँ दी गई थी। तो अंतःस्पर्शी वृत्त में अपन क्या किया था कि बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाया था, तो 1.3 से में आया था। और दूसरे में जोड़ा था, क्योंकि वो बाह्य स्पर्शी वृत्त है। तो बाह्य स्पर्शी वृत्त में कोई छोटा बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, खाली दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो तो हो जाएगा वो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। मतलब इस तरह से उदाहरण ज्ञात कर सकते हो। इसमें जो है आकृति में P तथा Q केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को R पर प्रतिच्छेदित करते हैं और A तथा B प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध करना है AP समांतर BQ। AP समांतर BQ सिद्ध करने के लिए अपन ये दोनों जो कोण है, एकांतर कोण, ये अपने को समान दिखाना पड़ा कि कोण A सर्वांग सम कोण B, तभी ये AP समांतर BQ ये सिद्ध होता है। मैं इसलिए ये दोनों समांतर रेखाएं पहले सिद्ध किया अपन, उसके बाद कोण त्रिभुज APR सर्वांग सम RQB, ये दोनों त्रिभुजों को भी समरूप दिखा है, क्योंकि AP समान यहाँ पर PR है और इधर BQ समान RQ है। और ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इस आधार से अपन इसको सर्वांग सम दिखा है। फिर ये कोण 35 है, PAR 35 है, तो ये भी 35 आएगा, और ये 35 है तो ये भी 35 आएगा, और ये 35 है तो ये भी 35 आएगा। और 35 और 35 70 हो गया, तो तीसरा कोण 110 आएगा। इस तरह से अपन ज्ञात किया इसको। अब ये जो आकृति है इसमें देखो, ए और बी केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु E पर स्पर्श करते हैं। ए और बी केंद्र वाले वृत्त जो है परस्पर बिंदु E पर स्पर्श करते हैं और उनकी सामान्य स्पर्श रेखा कौन सी है? CD है। कौन सी है? वो बिंदु C और D में स्पर्श करती है दोनों वृत्तों को। और उसकी त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या है 4 सेमी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेमी, ये दिया गया है। तो अपने को पूछा है कि CD की लंबाई कितनी होगी। मैं इसमें AE बराबर AC 4 सेमी, AE बराबर AC 4 सेमी, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और BD बराबर BE है, वो 6 सेमी, वो भी त्रिज्या है। कोण ACD और कोण BDC 90 अंश ACD, ये त्रिज्या है और वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये कोण 90 अंश। और दूसरा जो है BDC, ये भी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर लंब है, इसलिए ये भी 90 अंश। चतुर्भुज AMDC में चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। सॉरी, कितना होता है? 360। वह भी ACD 90 है, BDC 90 है और AMD ये भी 90 है। इसलिए ये जो कोण है, चौथा जो कोण है, वो भी 90 आएगा। इसलिए कोण CAM जो है ये कितना है? 90 है। ये देखो, कोण ACD प्लस कोण CDM प्लस कोण AMD प्लस कोण CAM बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का माप, ACD का माप 90, CDM का माप 90, AMD का माप 90 और CAM का माप ज्ञात किया। तो 90 तीनों जोड़ा तो ये 270 हो गया। 270 प्लस कोण CAM बराबर 360, कोण CAM बराबर 360 माइनस 270, तो कोण CAM बराबर कितना आएगा? 90। चतुर्भुज AMDC जो है उसमें DM बराबर AC बराबर 4 सेमी, ये जो चतुर्भुज है ये, इसमें A, M, D और C में, इसमें DM बराबर और AC, कारण ये आयत हो जाएगा, तो ये 4 सेमी। और BM प्लस MD बराबर 6 सेमी, योगफल दोनों का। MD 4 है तो 6 में से 4 घटाया तो BM कितना आएगा? 2 आएगा। ये BM आया 2। AEB बराबर AE प्लस EB, AB बराबर AE प्लस EB,
भाई यही है 4, ई भी है 6, 4 + 6 बराबर हो जाएगा 10, ए भी आ गया 10। त्रिभुज ए एम बी में एम कोण 90 अंश है, तो विकर्ण आएगा ए बी, और ये भी अपने को मालूम है कितना है 10 है। एम भी ज्ञात किया है 2, और पाइथागोरस प्रमेय से ए एम ज्ञात करो। और यहाँ पर देखो त्रिभुज ए एम बी में ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस बी एम का वर्ग, 10 का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ए एम का वर्ग बराबर 100 - 4, तो ए एम का वर्ग बराबर कितना 96। तो ए एम का वर्ग बराबर 96 मतलब 16 × 6, 16 क्यों किया अपन, 16 4 का वर्ग है इसलिए 16 × 6 किया। तो ए एम वर्गमूल लिया तो 16 का वर्गमूल 4 और 6 का वर्गमूल करने में 6। तो इस तरह से ए एम कितना मिला अपने को, ए एम मिला 4 करने में 6, परंतु आकृति में ए एम और सी डी ये दोनों समान है, कारण आयत की सम्मुख भुजा है। सी डी भी कितना आएगा 4 करने में 6 सेमी। इस तरह से सी डी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो सवाल था इसमें अपने को 2 वृत्त दिए गए थे और दोनों वृत्त परस्पर ई बिंदु में प्रतिच्छेद स्पर्श करते थे, और दोनों की सामान्य स्पर्श रेखा थी एल, वो बिंदु सी और डी में स्पर्श कर रही है। मैं इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या है 4 सेमी, मतलब ए सी 4 सेमी, तो यही भी कितना आएगा 4 सेमी, और दूसरे वृत्त में बी डी 6 सेमी, तो बी ई भी कितना आएगा 6 सेमी आएगा। एक ही वृत्त की त्रिज्या है वो। फिर अपने को ज्ञात करना था सी डी, तो सी डी ज्ञात करने के लिए अपने को रचना करनी पड़ी कि ए एम लंब खींचा बी डी पर, और ए एम लंब खींचने से वहाँ पे वो जो त्रिभुज बना उसमें अपने को ए सी ज्ञात था, बी डी ज्ञात था, तो उसके आधार से अपन बी एम ज्ञात किया, तो 6 में से 4 घटा दिया तो 2 आ गया, बी एम 2 आया। और ये भी ज्ञात करने के लिए अपन ए ई और ई बी को जोड़ दिया, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना था, दोनों बाह्य स्पर्श है तो दोनों के त्रिज्या को जोड़ दिया, 4 और 6 को, 4 और 6 हो गए 10। इस तरह से ए बी मिल गया 10, बी एम मिला 2, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन ए एम ज्ञात किया। मैं ए एम ज्ञात करने के बाद चतुर्भुज जो था ए एम डी सी एक आयत है, कारण प्रत्येक कोण समकोण आया उसका, आयत होने के कारण उसकी सम्मुख भुजा कैसे होगी, समान होगी, तो ए एम जितना आया उतना ही सी डी आएगा। ए एम 4 करने में 6 आया, इसलिए सी डी भी कितना आया 4 करने में 6। चलो वृत्तचाप, वृत्त की छेदन रेखा द्वारा, अभी देखो पहले जो ऊपर की आकृति उसमें एक छेदन रेखा दी गई है के, और वो जो छेदन रेखा है वो वृत्त को 2 बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है। कौन से 2 बिंदु में, ए और बी में, ए और बी में प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ पर ए और बी में प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए ये छेदन 2 बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छेदन रेखा कहते हैं। मैं इस छेदन रेखा द्वारा वृत्त के 2 भाग हो गए, केंद्र है उसका सी। अब ये जो केंद्र से नीचे जो भाग हुआ वो छोटा वो चाप बना, जिसको अपन लघु चाप कहते हैं, उसका नाम है ए एक्स बी, ये लघु चाप है। और जो केंद्र से ऊपर जो है चाप, मतलब छेदन रेखा के ऊपर वाला जो चाप है, बड़ा चाप बना, तो उसको कहते हैं दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप ऐसे 2 भागों में, और पूरा वृत्त का माप कितना होता है 360 होता है। इसलिए लघु चाप का माप जो होता है 180 से कम होता है, और दीर्घ चाप का माप जो होता है वो 180 से अधिक होता है। इस तरह से ये जो छेदन रेखा है इसके द्वारा वृत्त के 2 भाग बने, तो नीचे का जो भाग है वो लघु चाप है और ऊपर का जो भाग है वो दीर्घ चाप है। तो ध्यान में आया, लघु चाप का माप 180 से कम होता है, कारण यहाँ पर जो व्यास जाएगा उस व्यास, ये जो छेदन रेखा यदि सी से गई होती तो यहाँ पर 2 अर्धवृत्त हो गए होते, इसलिए 2 अर्धवृत्त बोला तो अर्धवृत्त का माप कितना होता है 180 होता है। और इधर नीचे छोटा चाप जो बना हुआ है इसका माप 180 से कम होगा तो ये लघु चाप होगा, और ये बड़ा चाप होगा तो ये दीर्घ चाप होगा। मैं भी केंद्रीय कोण, नीचे दूसरी जो आकृति है इसमें केंद्रीय कोण है, केंद्र पर बना हुआ कोण है ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, और एक केंद्र पर बना हुआ कोण जो है ए ओ बी, इसलिए उसको क्या कहते हैं केंद्रीय कोण।
और देखो इधर लिखा है जिस कोण का शीर्ष बिंदु, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है, वो कहा है शीर्ष बिंदु केंद्र पर, और उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वो केंद्र वाले वृत्त का कोण ये वो भी केंद्रीय कोण है, और वृत्त की छेदन रेखा की तरह ही केंद्रीय कोण द्वारा भी वृत्त के दो चाप बनते हैं। ये जो केंद्रीय कोण है इसके द्वारा भी इसके कोण के अंदर जो चाप है और कोण के बाहर जो चाप है, ऐसे दो भाग इसके भी बन गए। अंदर जो चाप बना हुआ है इसको लघु चाप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा कोण बनता है और इसका माप 180 से कम होगा, इसलिए वो लघु चाप है। और पिछली साइड में जो कोण चाप बना हुआ है एक क्यू बी कौन सा चाप है? दीर्घ चाप है, क्योंकि उसका माप कितना होगा? 180 से अधिक होगा। और एक केंद्रीय कोण का माप और ये लघु चाप का माप समान होता है। इसके अंदर जो चाप है ये दोनों का माप कैसा होता है? समान होता है। तो ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा? थीटा ही आएगा। ये 60 होता तो ये भी 60 होगा। इसलिए केंद्रीय कोण का माप और लघु चाप का माप कैसा होता है? समान होता है। चलो आगे। अभी लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है, यही बताया तुमको मैंने अभी। ये कोण AOB जो है, AOB का माप कितना है? थीटा है। इसलिए लघु चाप APB का माप भी थीटा होगा। ये जो लघु चाप है APB, इसका माप कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ पर भी ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप का माप कितना आएगा? ये जो थीटा दिया हुआ है ये APB चाप का माप भी थीटा होगा। 360 में से, क्योंकि वृत्त का माप कितना है? 360 है। 360 में से ये लघु चाप का माप घटा दो। 300 आकृति में देखो दीर्घ चाप कौन सा है? AQB। कौन सा है? AQB। और AQB का माप ज्ञात करना है अपने को, तो 360 माइनस चाप APB का माप, तो APB का माप कितना है? चाप का थीटा, क्योंकि केंद्रीय कोण का माप और चाप का माप समान होता है, वो थीटा है। अर्धवृत्तीय चाप अर्थात अर्धवृत्त का माप कितना होता है? 180 माइनस थीटा होता है, सॉरी 180 होता है। यहाँ पर पूर्ण वृत्त का माप कितना होता है? 360 होता है। मैं यही देखो अब ये जो दीर्घ चाप था, दीर्घ चाप का माप ज्ञात करने के लिए अपने को वृत्त का माप में से ये लघु वृत्त चाप का माप माइनस करना पड़ा, तो वो माप था थीटा, तो ये थीटा 360 में से घटा दिया, तो वो जो आएगा वो दीर्घ चाप का माप आएगा। समझो अपने को थीटा का माप 60 दिया होता तो ये लघु चाप का माप भी 60 होता। 360 में से 60 घटा दिया तो ये दीर्घ चाप का माप कितना आता था? 300 आता था। मतलब तुम्हें जो बताया मैंने अभी कि दीर्घ चाप का माप ये 180 अंश से ज़्यादा होता है और लघु चाप का माप 180 अंश से कम होता है। ये ध्यान में रखो, क्योंकि लघु चाप और दीर्घ चाप में यही अंतर है। लघु चाप का माप जो होता है 180 से कम होता है और दीर्घ चाप का माप जो है वो 180 से ज़्यादा होता है। और अर्धवृत्त का माप कितना होता है? 180 अंश होता है और वृत्त का माप कितना होता है? 360 अंश होता है। ये दिमाग में पक्का रखो, कभी भी अपने को इसका उपयोग करना पड़ता है। अभी उदाहरण देखो, आकृति में C केंद्र वाले वृत्त पर, ये जो C केंद्र है, इसी वृत्त पर GDE और F बिंदु है। वृत्त पर बिंदु एक केंद्र बिंदु है और ECF का माप दिया है अपने को, कोण ECF कौन सा कोण है? केंद्रीय कोण है। कौन सा कोण है? केंद्रीय कोण। और इसका माप कितना दिया है? 70 अंश दिया। और चाप DGF ये भी केंद्र पर ही बना हुआ कोण है, परंतु उसका माप है 200 अंश है, मतलब वो दीर्घ चाप हो गया। 180 से ज़्यादा हो गया तो दीर्घ चाप हो गया। तो चाप D और चाप DEF, चाप D और चाप DEF का माप ज्ञात करो। अभी ये जो आकृति दी गई है इसमें कितने चाप है? 1, 2 और 3 चाप है। मैं इसमें एक कोण का माप दिया है अपने को, इसका माप दिया है 70 अंश दिया हुआ है। और दूसरा जो चाप है उसका माप दिया है DGF का 200 दिया हुआ है।
और पूछा है अपने को डी का माप, चाप डी का माप पूछा है, और चाप डी एफ का भी माप पूछा है, डी ई एफ। देखो इसमें अपन माप चाप ई एफ बराबर कोण ई सी एफ, ये जो कोण है ई सी एफ, इसका माप और ये चाप, इन दोनों का माप कैसा है, समान है। कारण तुम्हें पता है अभी मैंने कि केंद्रीय कोण का माप और उसका लघु चाप का माप समान होता है, उसके अंदर होता है लघु चाप, इसलिए उसका माप समान होता है। यदि केंद्रीय कोण का माप ज़्यादा हो तो लघु चाप मतलब वो दीर्घ चाप हो जाएगा, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है 70 दिया है, कोण का माप कितना है 70 है, तो चाप ई एफ भी कितना आएगा 70 ही आएगा। और इन तीनों चापों का योगफल कितना आएगा 360, कारण वृत्त का माप है वो 360। तो देखो चाप डी जी एफ प्लस चाप ई एफ प्लस चाप डी बराबर 360, कारण वृत्त का माप है वो। इसमें डी जी एफ का माप अपने को दिया है 200, ई एफ का माप दिया है 70, मतलब अपन ज्ञात किया हो, तो माप चाप डी ज्ञात करना है, तो बराबर 360, वो 70 और 200 270 हो गया। माप चाप डी बराबर 360, माप चाप डी बराबर 360 में से 270 को घटा दो तो माप चाप डी कितना आएगा 90 आएगा। तो माप चाप डी कितना आया 90 आया। माप चाप डी प्लस माप चाप ई एफ, ये दोनों का योगफल करो, ये 90 और ये 70, 90 और 70 160 अंश हो जाएगा। तो माप चाप डी एफ कितना आया 160 आया। देखो 90 प्लस 70 बराबर माप चाप डी एफ, चापों का योग। फिर माप चाप डी एफ बराबर 160, तो इस तरह से माप चाप डी 90 अंश आया और माप चाप डी एफ कितना आया 160 आया। बहुत ही सरल उदाहरण था। इसमें खाली तुम्हारे दिमाग में क्या रखना है कि केंद्रीय कोण का माप और चाप का माप समान होता है, उसके द्वारा जो चाप उसके अंदर आता है कोण के अंदर, वो लघु चाप भी हो सकता है, दीर्घ चाप भी हो सकता है। 180 से ज़्यादा होगा तो दीर्घ चाप होगा, 180 से कम होगा तो लघु चाप। केंद्रीय कोण का माप और चाप का माप समान होता है। मैं इसीलिए कोण का माप दिया था आपने को 70 अंश, तो चाप का भी माप कितना आया ई एफ का 70 अंश है। और चाप डी जी एफ दिया था आपने को 200, तो डी चाप कितना आया 200 और 200 और 70 जोड़ दिया 270 हो गए। 360 में 270 को घटा दो तो चाप डी कितना आ गया 90 अंश आया। मत चाप डी 90 अंश आया, तो आपने को डी एफ पूछा था, तो डी में ई एफ जोड़ दिया तो 90 प्लस 70 हो गया 160। इस तरह से चाप डी एफ भी ज्ञात हो गया। चलो आगे। अभी आकृति में देखो एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है क्यू आर एस, और सिद्ध करना है अपने को कि चाप आर एस सर्वांग सम चाप क्यू एस सर्वांग सम क्यू आर, और चाप क्यू आर एस का माप 240, ये सिद्ध करना है। चाप क्यू आर एस का माप 240, ये सिद्ध करना है। अभी ये जो एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है कि क्यू आर एस एक समबाहु त्रिभुज है। आकृति में समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं अपन, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। मतलब क्यू आर एस जो एक समबाहु त्रिभुज है, रेख आर एस सर्वांग सम रेख क्यू एस सर्वांग सम क्यू आर, ये जो तीनों भुजाएं वो समान लंबाई की होती है, समबाहु त्रिभुज है इसलिए। मतलब इसमें ये जो तीनों भुजाएं समान दिखाया गया है, देखो आर एस सर्वांग सम क्यू एस सर्वांग सम क्यू आर, समबाहु त्रिभुज की भुजा। चाप आर एस सर्वांग सम चाप क्यू एस सर्वांग सम क्यू आर। अभी ये जो क्यू आर भुजा है इसका संगत चाप कौन सा है, क्यू आर है, इसलिए वो दोनों समान हो गए। ये जो आर एस भुजा है इसका संगत चाप आर एस है, तो ये भी समान होगा। और क्यू एस भुजा का संगत चाप क्यू एस है, तो ये भी समान होगा। वही लिखा है देखो, चाप आर एस का समान चाप, रेख का आर एस का समान चाप आर एस, रेख क्यू एस का समान चाप क्यू एस, रेख क्यू आर का समान चाप आर क्यू आर। इस तरह से ये भुजा समान तो चाप भी समान संगत भुजा है। चाप आर एस बराबर चाप क्यू एस बराबर चाप क्यू आर, इसके बराबर एक्स माना। तीनों चाप समान है तो उसका बराबर क्या माना अपन, एक्स माना। वो तीनों चापों का योगफल कितना आएगा 360, कारण वृत्त का माप है वो तीनों चापों का योगफल 360 है। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 360, 3x बराबर 360, x बराबर 360/3
3 से भाग दिया 360 को तो 120 आया। तो कौन एक्स का माप कितना आया 120। तो चाप जो माने हैं अपन, ये तीनों चापों का माप कितना है 120, इसका भी 120 और इसका भी 120। मैं अभी अपने को पूछा है कौन सा क्यू आर एस जो चाप है QRS, इसमें दो चाप है, QR चाप और RS चाप, इन दोनों का योगफल करने का। मैं QR यहाँ पर देखो तीनों समान आया, तो QRS बराबर 120 प्लस 120, 120 इसका भी माप, इसका भी 120, तो 240 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को जो ज्ञात करना, जो सिद्ध करना था कि माप चाप QRS बराबर 240। तो ये बहुत ही सरल उदाहरण है। इसको दूसरी विधि से भी अपन हल कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो संगत चाप समान होंगे। दूसरा विधि जो है, त्रिभुज ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण का माप कितना होगा 60 अंश होगा। कितना होगा 60 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 अंश होता है और तीनों कोण समान, तो प्रत्येक कोण का माप 60 अंश। मैं उसके कोण Q के सम्मुख वाला जो चाप है RS है, तो ये Q कोण जो है, Q कोण का है वृत्त पर है, तो इसलिए RS चाप का आधा होता है वो कोण। Q कोण 60 है तो चाप RS कितना होगा 120 आएगा। ऐसा प्रत्येक कोण 60-60 है तो उसके सम्मुख चाप जो है वो 120 आएगा। तो इसलिए इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। जो अपन हल किया वो भी बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान तो उसके संगत चाप भी समान आएंगे, और संगत चाप समान तो उसमें तीनों चापों का योगफल 360 आएगा, क्योंकि वृत्त का माप है। तो प्रत्येक चाप को अपन x माना, मैं x तीनों x, 3x बराबर 360, तो x बराबर 360/3 मतलब 120 आया। तो प्रत्येक चाप का माप कितना आया 120 आया। और आपने को जो लास्ट में पूछा था कि QRS का माप ज्ञात करो, तो QRS में दो चाप है QR और RS, तो 120 प्लस 120 240 हो गए। तो QRS का माप कितना आ गया 240। चलो आगे आकृति देखो, इसका निरीक्षण करो। C केंद्र वाला वृत्त है और इस पे कोण PDQ का शीर्ष बिंदु, कोण जो है PDQ शीर्ष बिंदु D इस वृत्त पर है। ये जो आकृति दिखाई गई इसमें PDQ जो कोण है, PDQ कोण का शीर्ष बिंदु कहाँ है वृत्त पर है, और कोण की भुजाएं जो है DP और DQ, ये बिंदु वृत्त को A तथा B बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। तो ऐसे कोण को वृत्त का अंतर्लिखित कोण कहते हैं। क्या कहते हैं अंतर्लिखित कोण। कोण ADB जो है, कोण ADB, कारण ADB ये तीनों बिंदु का है वृत्त पर है। वृत्त पर जो बिंदु है और ये जो चाप है उसका ADB से, मतलब कोण ADB चाप ADB में अंतर्लिखित है। आयन में प्रत्येक कोण उसी चाप में अंतर्लिखित होता है। जो भी अंतर्लिखित कोण होता है, अंतर्लिखित कोण कैसा पहचानने का कि जिस कोण के तीनों बिंदु वृत्त पर हो उसको अंतर्लिखित कोण कहते हैं। मैं इसमें ये जो कोण दिया था अपने को PDQ, ये PDQ कोण उसका शीर्ष बिंदु था D, और भुजा जो थी उसकी जो भुजा थी AD और BD, उसकी भुजा DP और DQ, वो वृत्त को A और B बिंदु में प्रतिच्छेदित करती है। इसके आधार से ये तीनों जो बिंदु है D, A और B, ये तीनों बिंदु वृत्त पर है, इसलिए इसको कहते हैं अंतर्लिखित कोण। क्या कहते हैं अंतर्लिखित कोण। और अंतर्लिखित कोण जो है ADB जो कोण है वो चाप ADB में ही अंतर्लिखित है, ADB में ही अंतर्लिखित। सवाल पूछते हैं एग्जाम में कि कोण ADB कौन से चाप में अंतर्लिखित है, तो जो कोण का नाम होता है वही चाप का भी नाम आएगा। तो कोण ADB चाप ADB में अंतर्लिखित है अध्ययन में। तो इसलिए
ये 3 बिंदु वाला अंतर्लिखित कोण। अंतरखंडित चाप, अभी बहुत सारी आकृतियाँ तुम्हारे सामने दिखाई दी है, इन सभी का निरीक्षण करो। प्रत्येक आकृति में क्या क्या तुम्हें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अलग अलग क्या दिखाई दे रहा है। पहली आकृति का निरीक्षण करो, उसमें ए, बी और सी ये तीनों बिंदु जो है वृत्त पर है, इसलिए ये अंतर्लिखित कोण है, बराबर। दूसरी आकृति में बी और सी दो ही बिंदु वृत्त पर है, दो ही बिंदु वृत्त पर है। तीसरा जो बिंदु है वो बाएं भाग में वृत्त के। तीसरी आकृति में ए बिंदु वृत्त पर है, सी बिंदु वृत्त पर है, परंतु बी बिंदु वृत्त पर नहीं है। चौथी आकृति में ए बिंदु वृत्त पर है, सी बिंदु वृत्त पर है, परंतु बी बिंदु वृत्त के बाह्य भाग में। पांचवी आकृति में ए बिंदु वृत्त पर है, बी बिंदु वृत्त के बाह्य भाग पर है, सी बिंदु वृत्त पर है। छठी आकृति में ए बिंदु वृत्त पर है, सी बिंदु वृत्त पर है और बी बिंदु वृत्त के बाह्य भाग में। तो ऐसे अलग अलग 6 आकृतियाँ दी गई है। तो नीचे क्या लिखा है देखो जरा। प्रत्येक आकृति में कोण ABC के अंतर्भाग में आने वाले वृत्त चाप को कोण ABC द्वारा अंतरखंडित चाप कहते हैं। मतलब ये जो आकृति, इसमें ABC कोण अंतर्लिखित कोण है और AC जो चाप है वो अंतरखंडित चाप है, वो अंतरखंडित चाप है। मैं इसलिए यहाँ पर अंतरखंडित चाप के अंत बिंदु वृत्त और कोण के छेदन बिंदु होते हैं। कोण की प्रत्येक भुजा पर चाप का एक अंत बिंदु होता है। आकृति 3.43 में देखो, 1, 2 तथा 3 आकृतियों में प्रत्येक कोण ने एक ही चाप अंतखंडित किया है और 4, 5 और 6 में प्रत्येक कोण ने 2 चाप अंतखंडित किए हैं। और ध्यान रहे कि आकृति 2 तथा 5 में कोण की एक ही भुजा और 6 में कोण की दोनों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब दूसरी और पांचवी आकृति में कोण की एक ही भुजा। अभी देखो पहली आकृति में यहाँ पर AC जो है अंतखंडित चाप है, दूसरी आकृति में यहाँ से BC जो है अंतखंडित चाप है, तीसरी आकृति में जो है वृत्त पर नहीं है, इसलिए ये चाप उसका अंदर आता है परंतु वो अंतखंडित नहीं कहा जाएगा उसको, क्योंकि तीनों बिंदु वृत्त पर नहीं है। यहाँ पर ये जो है बाएं भाग में कोण है, इसलिए ये 2 चाप अंतखंडित कर रहा है। ये भी बाएं भाग में कोण है, ये भी 2 चापों को अंतखंडित कर रहा है। और ये भी बाएं भाग में कोण है, ये भी 2 चापों को। परंतु ये जो आकृति है इसमें 2 स्पर्श रेखा है, इसमें एक स्पर्श रेखा है और एक छेदन रेखा है, इसमें दोनों छेदन रेखा है। इस तरह से अलग अलग आकृतियों में कुछ चाप जो है और कोण अलग अलग दिखाए गए हैं। तो अंतखंडित इसका मतलब समझने का कि वो कोण के अंदर आने वाले को चाप, उस कोण के अंदर आने वाले चाप को अंतखंडित चाप कहते हैं। प्रत्येक आकृति में कोई ना कोई चाप जो है वो अंतखंडित किया गया है। तो यहाँ पर अपन रुकते हैं। धन्यवाद।